बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप में 1 मिनट में पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। यानी कि कोई भी खबर आप अगर यूट्यूब में या फिर फेसबुक में देखते हैं, वहां पर आपको 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट लिया जाता है। लेकिन हम आपकी टाइम को बचाने के लिए केडीवी लाइव ऐप में उसी खबर को मात्र 1 मिनट में देते हैं। तो अगर आप भी बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिए। आपको अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप खुद से भी इस ऐप में खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि दूसरे की खबर को देख भी सकते हैं 1 मिनट में मात्र, उसके बाद खुद से भी आप खबर को पोस्ट भी कर सकते हैं। इस ऐप में बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं पूरे बिहार की खबरों की ओर। तो सबसे पहले आज बात करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम पहली बार बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आए हैं। यह बिहार में सबसे ज्यादा सीटें चुनाव में हम लड़ रहे हैं। पशुपति पारस को लेकर के अमित शाह ने कहा कि अब समझौता का कोई सवाल ही नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार में लोकसभा सीट शेयरिंग के तहत पशुपति पारस की पार्टी को इस बार भी 5 सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं दी गई है। वही इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और भतीजे चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई है। इससे नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया। अमित शाह ने कहा कि अगर पूरा परिवार साथ रहता तो फिर अच्छा रहता। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में बिहार कोटे की सीटों का बंटवारा हो चुका है। सीटों के बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू ने क्रमशः 17 और 16 सीटें ली है। तो फिर वही चिराग पासवान को 5, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 सीट मिली है। बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की ओर से बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा रद्द कर दी गई है। जहां 15 मार्च को परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी, जिसके बाद पेपर लीक का आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया गया था। जहां बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इस संबंध में आयोग की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 मार्च की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जहां साथ ही आयोग ने कहा कि नई तारीख का ऐलान जल्दी किया जाएगा। दोस्तों इस मौसम की बारिश किसानों के लिए आफत बनकर के आ गई है। जहां आपको बता दूं कि इस बारिश ने रबी फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। खास करके मसूर, चना, सरसों को काफी अधिक नुकसान पहुंचाया है। बारिश के साथ हवा के कारण कई जगहों पर गेहूं की फसल खेत में गिर गई है। जिन खेतों में गेहूं में दाने अभी भर रहे हैं और फिर पके नहीं है, उसमें तो बारिश के बाद ठंड से कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन जो पक गए हैं उसके कटने में भी देरी होगी। इसके अलावा बारिश के कारण सरसों के दाने भी खेतों में ही गिर रहे हैं। रबी फसलों में 15 से 20% तक का नुकसान है। वहीं पर आम में अभी परागण की स्थिति है। मंजर से आम के छोटे दाने बनने की स्थिति है। ऐसे में बारिश के कारण मंजर खराब हो रहे हैं। यही स्थिति लीची के साथ भी है। जो कृषि वैज्ञानिकों और फिर आम उत्पादक किसानों के अनुसार बारिश के कारण 20 से 25% तक नुकसान लगभग तय है। ज्यादातर जिलों में रबी फसल कटने की स्थिति में है। मसूर, सरसों आदि के बोझे खलियान में है। बारिश से कटी हुई फसलें भीग गई है। इससे दाने खराब हो सकते हैं। दोस्तों एक बड़ी खबर यह है कि पप्पू यादव कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। यह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के दौरान कांग्रेस के एक नेता ने पप्पू यादव की भारी बेइज्जती कर दी है। सबके सामने, कैमरा माइक के सामने ही पप्पू यादव की कांग्रेस के बड़े नेता ने बेइज्जती कर दी। आपको बता दूं कि बेइज्जती करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि पप्पू जी ये सब यहाँ पर नहीं चलता है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अचानक कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश नाराज होते दिख रहे हैं। मोहन प्रकाश मंच से ही कहने लगे, पप्पू जी ये यहाँ पर नहीं चलता है, यहाँ पर ये सब नहीं चलने वाला है। दरअसल कांग्रेस में विलय के मंच पर पप्पू यादव के साथ कांग्रेस से जुड़े हुए नेता मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश भी थे। जब पप्पू यादव का स्वागत किया गया, जब कुछ और नेताओं का भी स्वागत हुआ। जब इस दौरान मंच के सामने से कुछ समर्थक नारा लगाते दिखे। पप्पू यादव जिंदाबाद करके नारा लगाते दिखे। ये सुनकर के मोहन प्रकाश ने नारा लगाने वालों की तरफ इशारा करते हुए ये करके रोकना चाहा। फिर मंच पर मौजूद पप्पू यादव से कहा, पप्पू जी ये यहाँ पर ये सब नहीं चलता है। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि वो उनके समर्थक नहीं है, कांग्रेस के हैं। उधर पार्टी की विलय के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मैं इतना ही जानता हूं कि हम पहले से ही कांग्रेस की विचारधारा के साथ थे। हमारी विचारधारा पूरी तरीके से दूसरों की इज्जत और फिर सम्मान के लिए जानी जाती है। हमारी पार्टी न्याय, सेवा और संघर्ष के लिए जानी जाती है। राहुल गांधी की ओर से जताया गया भरोसा और फिर प्रियंका वाड्रा की ओर से दिया गया आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
दोस्तों, बिहार में विपक्षी दल इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल अभी सभी के मन में है। जी हाँ, आपको बता दूं कि कारण यह है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति बच चुकी है। हालांकि इस सवाल का जवाब अब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिया है। जब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि एक भी सीट जीतने की उनकी स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। मीडिया से बात करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को कहा है कि महागठबंधन के लोग नेचुरल अलायंस नहीं है। इन लोगों के अपने अपने छिपे हुए एजेंडे, अपना अपना स्वार्थ है। यह एक सूत्रीय अभियान है कि मोदी को रोकना। भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद और लोग जब नेगेटिव एजेंडा लेकर के चलेंगे तो फिर इनके स्वार्थ की टकराहट में सीट का बंटवारा क्लियर नहीं होगा। सब लोग डर रहे हैं कि कौन सी सीट लें जिसमें हमारी जीत की संभावना बन सके, क्योंकि बिहार में एक भी सीट पर जीत की स्थिति नहीं दिख रही है, नहीं बन पा रही है। इसलिए उपाहोप स्थिति है और इसी वजह से सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है इंडिया गठबंधन में। जन सुराज अभियान पर निकले प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कह दी है। आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि आज लोकसभा के 543 सांसदों में से आरजेडी 0 सांसद हैं आरजेडी के, यानी कि आरजेडी के एक भी सांसद नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा कि आरजेडी बहुत बड़ा दल है, लेकिन चुनाव की समझ हमको भी है। पिछले 10 सालों में हमने भी यही काम किया है। जब पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ परिस्थितियां बन गई जिसके चलते उनके 20 से 30 विधायक ज्यादा निकल आए। अगर कोई भी अपने घर के बाहर प्रधानमंत्री की कुर्सी और फिर उनका पोस्टर लगा दे तो फिर इसका क्या मतलब है? कल को अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर किसी को बैठा दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। आज आरजेडी का खुद का ठिकाना नहीं है और वे दूसरे को प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? आरजेडी की राजनीतिक ताकत बस इतनी सी है कि वे अपना एक सांसद आज बिहार में जिताना नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी यादव को पता होना चाहिए कि देश की जनता बेवकूफ नहीं है। आरजेडी जैसी पार्टी हर राज्य में है, आज बिहार में आरजेडी की कोई ताकत नहीं है। ये कहना है प्रशांत किशोर का। आपका इस बारे में क्या कहना है? प्रशांत किशोर ने जो बातें कही है कि आरजेडी का बिहार में कोई ताकत नहीं है, क्या सच में आरजेडी का बिहार में कोई ताकत नहीं है या फिर है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बेरोजगारों के लिए खबर यह है कि बिहार की पंचायतों में 6570 लेखपाल सह आईटी सहायक की भर्तियां होनी है। इन पदों पर बीकॉम या फिर एमकॉम या सीए इंटर वाले आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि लगभग 4270 पद पुरुषों के लिए हैं, तो फिर वहीं पर महिलाओं के लिए 2300 पद है। जब बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम स्वराज सोसाइटी की ओर से इन पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगी और इसकी अंतिम तारीख 14 मई 2024 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन के बारे में पूरी जानकारी bgsys.bihar.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर सिलेक्शन और सैलरी कितनी होगी और सिलेक्शन कैसे होगा? तो आपको बता दूं कि बिहार सरकार में होने वाली भर्ती में सिलेक्शन आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में पाए गए अंकों के आधार पर होगा। ये नियुक्तियां संविदा के आधार पर होगी। फाइनल सिलेक्शन होने पर अभ्यर्थियों को 20,000 रुपए महीने की सैलरी मिलेगी। इन पदों पर तैनाती के बाद उम्मीदवारों को पंचायत के लेखा संबंधित कार्य देखने को होंगे, साथ ही योजनाओं पर खर्च करने वाले राशि का ब्यौरा रखना होगा। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद बिहार में एक बार फिर से अध्यात्म की धारा बहेगी। जब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भोजपुर के उद्वंत नगर आएंगे। 10 जून को उद्वंत नगर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगेगा। यह कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई है। आयोग समिति इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां में जुट गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन को लेकर के तिथि तय हो चुकी है और उन्होंने कार्यक्रम के लिए हामी भी भरती है। यह कार्यक्रम की शुरुआत 9 जून से हो जाएगी। यह पहले दिन कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद 10 से 12 जून तक हनुमंत कथा का आयोजन होगा। इस बीच 2 दिन बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार भी सजेगा। जब पिछले 10 साल से उद्वंत नगर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम होना था, लेकिन तिथि निर्धारित नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब 10 जून की तारीख तय कर ली गई है। आपको बता दो कि पहली बार पटना के तरेत में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया था। जब उनके आगमन को लेकर के बिहार की सियासत खूब गरमाई थी। दोस्तों, पप्पू यादव कल अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। इस प्रयास में पप्पू यादव काफी समय से जुटे हुए थे। कहा जा रहा है कि इस विलय के जरिए एक और कांग्रेस सीमांचल और मिथिलांचल में बढ़त बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव भी एक राष्ट्रीय पार्टी में पहुंच गए हैं। जहां कुछ दिनों पहले पूर्णिया की रैली में पप्पू यादव ने कहा था कि यदि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से टिकट देती है तो फिर वे अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। इसके बाद क्यास लगाए जाने लगे थे कि जल्द ही जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में होगा। दरअसल पिछले 2 महीने से पप्पू यादव
पूर्णिया में काफी सक्रिय रहे। उन्होंने प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम के जरिए पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के करीब करीब सभी गाँव का दौरा किया और फिर 9 मार्च को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में प्रणाम पूर्णिया महारैली करके अपनी सियासी इरादे जाहिर कर दिए। पप्पू यादव के कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि वे पूर्णिया या फिर मधेपुरा से महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। जब पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी। चर्चा तो यहाँ तक है कि राजद भी चाह रही थी कि जन अधिकार पार्टी का विलय उनकी पार्टी में हो जाए। जब भले ही पप्पू यादव को हाल के चुनाव में सफलता हाथ नहीं लगी हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सीमांचल में उनका प्रभाव है। जब पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, कटिहार आदि सीटों पर उनका अधिक प्रभाव माना जाता है। पप्पू यादव ने पूर्णिया रैली में कहा था कि राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक और फिर आर्थिक संकट सत्ता स्वार्थ वाले नेताओं की वजह से है। इससे बचाने के लिए मैं कांग्रेस की ताकत बनना चाहूंगा। जब कांग्रेस चाहेगी तो फिर मैं मधेपुरा, सुपौल की सीटें उन्हें जीत करके दूंगा, लेकिन पूर्णिया की माटी में ही दफन होना पसंद करूंगा, पूर्णिया छोड़कर के जाना नहीं। दोस्तों, बिहार में एनडीए से एक खबर आ रही थी कि एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक ही सीट दी गई है, जिससे वे खुश नहीं हैं। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर के एक पोस्ट शेयर करते हुए तस्वीर साफ कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े के साथ तस्वीर पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है कि आज मेरे दिल्ली आवास पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी से मुलाकात हुई। हमने बिहार की सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा की है। इस तस्वीर और फिर सोशल मीडिया पर लिखे गए पोस्ट से उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि उनकी कहीं कोई भी नाराजगी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एक लोकसभा सीट और फिर एक विधान परिषद की सीट देने पर सहमति बनी है। इसी शर्त पर उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं। दरअसल एनडीए में जो सीट शेयरिंग हुई, उस पर उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सीट दी गई है। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा है कि हिंदू धर्म का बार बार अपमान हो रहा है और दूसरे धर्मों पर चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तमिलनाडु दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और डीएमके पर जमकर के निशाना साधा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी को लेकर के कहा है कि इंडिया गठबंधन जानबूझ करके हिंदू धर्म का अपमान करता है। हिंदू धर्म पर बोलने में उनको एक सेकंड भी नहीं लगता। वहीं पर किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। दोस्तों, बिहार में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि मानो उन पर पुलिस का भय ही खत्म हो गया हो। ताजा मामला बिहार के पटना के बिहेटा थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ पर अपराधियों ने हथियार के बल पर लाखों रुपए की लूट की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल बिहेटा थाना क्षेत्र के सिमरी बाजार स्थित एसबीआई के सीएसपी कार्यालय में सोमवार दोपहर 4 अपराधी पहुंच गए। हथियार के बल पर अपराधियों ने करीब 2,60,000 रुपए की लूट की है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देख रहा है कि पहले एक अपराधी हथियार के साथ अंदर घुसता है, उसके बाद उनके अन्य साथी भी अंदर घुसते हैं। फिर अपराधी पहले संचालक और फिर ग्राहकों को बंधक बनाते हैं। हथियार का भय दिखा करके पैसे से भरा बैग लेकर के मौके से फरार हो जाते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, मगर पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। तब तक सभी अपराधी फरार हो चुके थे। अपराधी पुलिस की नजर से तो बच गए, लेकिन वहां लगे तीसरी आंख से नहीं बच पाए और सीसीटीवी में कैद हो गई। दोस्तों, बिहार बोर्ड 12वीं यानी कि इंटर का रिजल्ट जारी होने वाला है। जहां खबरों की माने तो बीएसईबी ने इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। जब 12वीं के नतीजे आज या फिर कल जारी किए जा सकते हैं। ज्यादातर स्टेट बोर्ड में बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी विषय के पास होने के लिए 100 में से 33% अंकों की जरूरत होती है, लेकिन बिहार बोर्ड में इसके उलट कुछ विषयों में पास होने के लिए 100 में से केवल 30 अंक की जरूरत होती है। जब बिहार बोर्ड परीक्षा में अलग अलग विषयों के लिए पासिंग क्राइटेरिया अलग अलग है। जहां बिहार बोर्ड में कुछ विषय में पास होने के लिए 100 में से 33 अंक नहीं बल्कि 30 अंकों की जरूरत होती है। बीएसईबी 12वीं साइंस स्ट्रीम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी में पास होने के लिए छात्रों को 100 में से 33 अंक लाने होते हैं, जबकि बिहार बोर्ड साइंस स्ट्रीम, इंग्लिश, हिंदी और मैथ विषय में पास होने के लिए छात्रों को 100 में से केवल 30 अंक की जरूरत होती है। खबरों की माने तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के नतीजे होली से पहले यानी कि इस हफ्ते में जारी किए जा सकते हैं। वहीं बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इंटर रिजल्ट के जारी होने के 10 दिन के भीतर जारी किए जा सकते हैं। इस साल बीएसईबी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 1 फरवरी से 12 फरवरी तक के बीच आयोजित की गई थी।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जब बुधवार को दिल्ली में पार्टी के नेताओं के साथ मंथन के बाद उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार के हाजीपुर सीट से ही उम्मीदवार होंगे। इस सीट पर उनके चाचा पशुपति पारस सिटिंग सांसद हैं। चिराग पासवान ने कहा कि 2 से 3 दिनों में कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा इसका फैसला हो जाएगा। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फॉर्मूले से वे खुश नहीं थे। चाचा के इस्तीफे पर रिएक्शन देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि वे अपना फैसला करें, मैं तो एनडीए के साथ हूं। चिराग पासवान ने हुंकार भरते हुए कहा कि हाजीपुर मेरे पिता के कर्मभूमि है और मैं कभी भी चुनौतियों से नहीं घबराता। चाचा पशुपति पारस पर तंज कसते हुए चिराग पासवान ने कहा कि देखना होगा कि वे 400 पार के लक्ष्य में रोड़ा बनते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में मछली खाने वालों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है? अभी हम इसके आंकड़े के बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर मछली खाना सेहत के लिए किस तरह से फायदा है या नहीं। तो बात करते हैं कि भारत में खाने की आदत में एक दिलचस्प बदलाव सामने आया है। हाल ही में हुए एक रिसर्च में पाया गया है कि देश में मछली की खपत तेजी से बढ़ रही है। जहाँ ये बढ़ोतरी न सिर्फ इन इलाकों में देखी गई है जहाँ परंपरागत रूप से मछली आहार का अहम हिस्सा रही है, बल्कि दूर दराज के उन इलाकों में भी देखी जा रही है जहाँ पर मछली खाना आम नहीं था। इस वृद्धि को बढ़ती आय, बदलते खान पान और फिर मछली की बेहतर उपलब्धता से जोड़ा जा सकता है। जो वर्ल्ड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR और फिर अन्य सरकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय निकायों के सहयोग से किए गए एक रिसर्च के लिए रिसर्चकर्ताओं ने 2005 से 6 से 2019 से 21 के बीच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। रिसर्च में पाया गया है कि साल 2005-6 और 2019-21 के बीच मछली खाने वालों का अनुपात 66% से भी बढ़कर के 72.1% हो गया है। वहीं प्रति व्यक्ति मछली की खपत सालाना 4 किलो 90 ग्राम से बढ़कर के 8 किलो 90 ग्राम हो गई है। बात करते हैं कि आखिर लोग मछली खाना क्यों इतना पसंद करते हैं। तो आपको बता दूं कि सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ने के कारण लोग अब अपनी डाइट में पोषक तत्वों को शामिल करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। जब मछली प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फिर अन्य जरूरी पोषक तत्वों का एक अच्छा सोर्स है जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। मछली की बेहतर उपलब्धता, कूलिंग और फिर परिवहन सुविधाओं में सुधार के कारण अब दूर दराज के क्षेत्रों में भी मछली आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आप अपने घर से भी वोटिंग कर सकते हैं, जहाँ ये सुविधा दी गई है। आपको बता दूं कि देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने देश के सुपर सीनियर सिटीजन्स यानी कि 85 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति डाक मतपत्र का ऑप्शन चुन सकते हैं और अपना वोट घर से ही डाल सकते हैं। साथ ही दिव्यांग नागरिक भी घर से ही वोट डालने के लिए डाक मतपत्र का विकल्प चुन सकते हैं। जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस विकल्प का ऐलान किया है। राजीव कुमार ने कहा है कि आमतौर पर ट्रेंड ये रहा कि वरिष्ठ नागरिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं और बूथ तक जाना भी चाहते हैं, लेकिन कई कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने इस बार उन्हें अपने घर से ही मतदान करने का विकल्प दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार इस सुविधा का लाभ 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्ति भी उठा सकते हैं। या दोनों श्रेणियों के मतदाताओं को चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर चुनाव आयोग के पास फॉर्म 12D दाखिल करना होता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 10 मार्च 2024 तक देश में 50 साल से ऊपर के 81,87,999 वरिष्ठ नागरिक मतदाता और फिर 100 साल से ऊपर के 2,18,442 मतदाता है। देश के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग नागरिक भी लोकसभा के चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था बनाई है। इस तरह बुजुर्ग मतदाता अपने घर बैठे ही वोट डाल पाएंगे। दोस्तों, एनडीए में हुए सीट बंटवारे ने लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कई नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जब कुछ नेता दूसरे दल की ओर रुख कर रहे हैं तो फिर वहीं पर कुछ ने स्थिति की नजाकत को समझते हुए परिस्थितियों से समझौता करना ही बेहतर समझा है। वहीं पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की सीट उनके भतीजे चिराग पासवान को मिल गई। लिहाजा पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया और फिर महागठबंधन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह को उम्मीद थी कि उन्हें भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने का न्योता मिलेगा, लेकिन समझौते में उनके लिए फिलहाल कोई भी जगह बनती नहीं दिख रही है। गया, काराकाट, शिवहर और फिर सीतामढ़ी के मौजूदा सांसदों का भी टिकट कट गया है। इसमें गया के सांसद विजय मांझी ने पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हुए नए उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर सभी वर्तमान सांसद आगामी चुनाव लड़ने की अंदरूनी तैयारी कर रहे थे। इसमें एनडीए गठबंधन के भाजपा, जदयू, लोजपा, हम रालोसपा सहित रालोजद के नेता भी शामिल है। दूसरी तरफ महागठबंधन के घटक
घटक दलों के नेता भी अंदरूनी तैयारी में लगे हुए हैं। जहां हाल यही की कई सीटों पर तो एक ही राजनीतिक पार्टी के 2-3 दावेदार तक हो गए हैं। जब फिलहाल एनडीए के घटक दलों में सीटों का बंटवारा होने के बाद नेताओं की नाराजगी धीरे धीरे सही लेकिन सामने आने लगी है। राजनीतिक जानकारों के माने तो इस बार जदयू छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए आरसीपी सिंह को कहीं से भी उम्मीदवारी मिलने की संभावना नहीं है। जहां वहीं पर सीतामढ़ी सीट पर सुनील कुमार पिंटू वर्तमान सांसद है, लेकिन इस सीट पर इस बार देवेंद्र चंद्र ठाकुर के जदयू उम्मीदवार होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का टिकट पाने के लिए बाहुबली नेता ने 55 साल की उम्र में शादी की है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब काफी कम समय बाकी रह गया है। जहां सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। इस चुनाव के लिहाज से 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार का भी अहम रोल है। जहां ऐसे समय में बिहार से एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां यहाँ लोकसभा का टिकट पाने के लिए कुख्यात बाहुबली अशोक महतो ने 55 साल की उम्र में शादी रचा ली। आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में आपराधिक चेहरे काफी लंबे से जुड़ा हुआ रहा है। जब बिहार के कुख्यात बाहुबली अशोक महतो ने 55 साल की उम्र में दिल्ली की एक लड़की से मंगलवार को आनंद फानन में शादी कर ली। अशोक महतो की शादी का मकसद मुंगेर से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना बताया जा रहा है। आपको बता दो कि इस सीट से अभी जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद है। यह शादी करने के लिए अशोक महतो कल 50 गाड़ियों के काफिले के साथ पटना के जगदम्बा स्थान मंदिर में पहुंचे थे। कुख्यात बाहुबली अशोक महतो ने जिस लड़की से शादी की है उसका नाम कुमारी अनीता है। वह 46 साल की है और फिर दिल्ली की आरके पुरम की रहने वाली है। अशोक महतो बिहार की मुंगेर सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि नवादा के पकड़ी विवाह के रहने वाले अशोक महतो का आपराधिक इतिहास रहा है। ऐसी स्थिति में अगर टिकट ना मिले तो फिर वे पत्नी को मैदान में उतारने की सोच रहे हैं। दोस्तों, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस का क्या होगा? ये सवाल लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब बीजेपी ने चिराग पासवान को चुन लिया है, उन्हें एनडीए में साथ रखा जाएगा। 5 सीट देने की घोषणा भी हो गई। जय इससे नाराज होकर के पारस ने केंद्रीय मंत्री का पद ही छोड़ दिया। इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव के करीबी और आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पारस के साथ जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। जब फिर उन लोगों ने भी असेसमेंट किया होगा कि वोट किसके साथ है। जब पारस गुट पर तंज कसते हुए सुनील सिंह ने कहा है कि ये लोग फूंका हुआ कारतूस है। जब अब एनडीए में इनकी कोई भी अहमियत नजर नहीं आ रही है, इसीलिए दूध से मक्खी की तरह उन्हें निकाल करके फेंक दिया गया। जब सुनील कुमार सिंह ने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, ये मेरा अपना व्यू है, पार्टी का नहीं। जो किसी पार्टी के साथ भतीजा के साथ गद्दारी करता है तो फिर उसे ये परिणाम भुगतना नहीं होता है। रोपा पेड़ बबूल का तो फिर आम कहां से हुए। जब पशुपति पारस के मामले को लेकर के लालू प्रसाद को सर्वसम्मति से अधिकृत कर दिया गया है, यानी कि लालू प्रसाद ही फैसला कर सकते हैं इस बारे में कि उन्हें पार्टी में गठबंधन में लिया जाए या नहीं। एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव आदिल हसन आजाद ने कहा कि जदयू के लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बिहार में मोतिहारी से जदयू एमएलसी खालिद अनवर पर तंज कसते हुए कहा कि वे चोरी भी करते हैं और ऊपर से सीना जोड़ी भी करते हैं। जहां उन्होंने सीए और 370 में भाजपा का साथ दिया, एएमयू किशनगंज को आज तक 1 रुपए भी नहीं मिला, इस पर कभी आवाज नहीं उठाया। उन्होंने आगे कहा कि खालिद अनवर नीतीश कुमार से पूछें, पीएम मोदी से पूछें, अमित शाह से पूछें कि सीए बिहार में लागू होगा कि नहीं होगा। ये कैसे दोहरा चरित्र है, जब बिहार की जनता और फिर सीमांचल की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आज मुसलमान को बहला रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं। ये कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये भारत के संविधान के मूल रूप से खिलाफ है। 2024 में जदयू खत्म हो जाएगी। बिहार के लोगों ने ठान लिया है, ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने बातों पर कायम नहीं रहते उसे बिहार का बागडोर नहीं देना है। दोस्तों, कटिहार से आरजेडी के कद्दावर नेता डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने महागठबंधन की सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले ही कटिहार लोकसभा सीट पर राजद की ओर से अपनी प्रबल दावेदारी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के बीच असमंजस है। सीएए के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिंदू वोट को यूनाइट करने के लिए इस तरीके का कार्ड खेल रहे हैं। हालांकि भाजपा को सरकार कोई भी लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि लोगों को अब उनकी चाल समझ में आ गई है। जब राज्यसभा सांसद ने कटिहार से उनके दावेदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों की तस्वीर कटिहार के लिए क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने कटिहार लोकसभा सीट पर दावेदारी करते हुए कहा कि राजद की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए कोई प्रबल दावेदार हैं।
दोस्तों, पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। जहां कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेरा ने कहा कि जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। पप्पू यादव जी एक कद्दावर नेता हैं। वे आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, नीतियों और फिर दिशा से प्रभावित होकर के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वे जन अधिकार पार्टी का भी कांग्रेस में विलय कर रहे हैं। जी हाँ, ये विलय साधारण नहीं बल्कि ऐतिहासिक है। पार्टी के कांग्रेस में विलय होने के बाद पप्पू यादव ने कहा है कि हम लगातार 3 चुनाव लड़े हैं। जब बिहार में हमारी पार्टी सेवा और संघर्ष के लिए जानी जाती है, जब हमारी पार्टी का विचार कांग्रेस से मिलती जुलती रही है, जब खड़गे जी एक तानाशाह के खिलाफ एक सख्त आवाज है। अब बिहार के सरकारी कर्मचारियों की होली इस बार फीकी रहेगी। जहां होलिका दहन के बाद सरकारी कार्यालय खुला ही रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने 25 मार्च को अवकाश यानी कि छुट्टी देने से मना कर दिया है। जहां अवकाश में यानी कि छुट्टी में बदलाव को लेकर के भेजी गई फाइल वापस भेज दिया गया है। दरअसल होली की छुट्टी में बदलाव को लेकर के सीएम सचिवालय में फाइल भेजी गई थी। 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन रविवार है। होलिका दहन के ठीक एक दिन बाद सभी कार्यालय खुले हैं। जब बिहार सरकार के कैलेंडर 2024 के मुताबिक 25 मार्च दिन सोमवार को छुट्टी घोषित नहीं की गई है। इस छुट्टी को शिफ्ट कर दिया गया था। जो होली की छुट्टी 25 और 26 मार्च को करनी थी, जो नहीं हुआ। होली की छुट्टी 26 और 27 मार्च को होगी। होलिका दहन से एक दिन पहले शनिवार और रविवार को सचिवालय में साप्ताहिक छुट्टी होती है। एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि बीपीएससी ने 15 मार्च की शिक्षक भर्ती परीक्षा ट्राई 3 रद्द कर दी है। जब दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई है, वहीं इस मामले में करीब 300 कैंडिडेट को जेल भेज दिया गया है। ये सभी झारखंड के हजारीबाग में पेपर सॉल्व करते हुए पकड़े गए थे। इस मामले में ईओयू जांच कर रही है। जब उसकी रिपोर्ट पर बीपीएससी ने यह फैसला लिया है। बिहार में पेपर सॉल्वर गैंग के अब तक के सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू, बिहार पुलिस और फिर झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में सॉल्वर गैंग नेटवर्क के लगभग 300 अभ्यर्थियों और फिर संगठित गिरोह को हिरासत में लिया गया था। ये सभी कैंडिडेट बीपीएससी की ओर से आयोजित बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ट्राई 3 के एग्जाम में शामिल होने वाले थे। इसके बाद ईओयू ने सभी को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां फिर कोर्ट ने जेल भेज दिया। जब बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। इसमें लिखा है कि तीसरे चरण ट्राई 3.0 की परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। दोस्तों, बिहार में होली के पहले मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी, बगहा, गोपालगंज, बेगूसराय और मुंगेर में झमाझम बारिश हुई है। वहीं पर किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में भी झमाझम बारिश हुई है। जी हाँ, वहीं पर पटना, खगड़िया, गोपालगंज, मधेपुरा, बेतिया, भागलपुर में भी रुक रुक करके बूंदाबांदी हुई। जब मौसम विभाग के माने तो अगले 2 दिनों तक बिहार के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। जब मौसम विभाग ने पहले ही पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, नवादा और फिर जमुई और बेगूसराय में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। यहाँ ओले गिरने की भी संभावना है। जहाँ कई जगहों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। आपको बता दें कि आज 29 जिलों में बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। जहाँ कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, मुंगेर, बांका, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बारिश हो सकती है। सुशील कुमार मोदी ने एक बड़ी मांग कर डाली है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पेपर लीक पर केंद्र की तरह कड़ा कानून लागू करे राज्य सरकार। जी हाँ, आपको बता दूं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में हर तरह की पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 10 साल तक की सजा और फिर 1 करोड़ रुपए तक के अर्धदंड का कड़ा कानून इस साल फरवरी से लागू किया है। बिहार में भी ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि राज्य स्तर की परीक्षार्थियों को पेपर लीक मुक्त किया जा सके। रविवार को जारी बयान में भाजपा नेता ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर को जब बिहार में 21,391 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए 529 केंद्रों पर परीक्षा हुई, तब 100 से ज्यादा केंद्रों पर नकल कदाचार की शिकायतों मिली थी। 64 मामलों में 148 लोग गिरफ्तार हुए थे। क्या तेजस्वी यादव इसी को प्रतियोगिता परीक्षा का स्वर्ण काल बता रहे हैं? अक्टूबर 2023 में किसकी सरकार थी और फिर नकल माफिया के पीछे कौन था? सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला इतना गंभीर था कि उसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू से कराई जा रही है। इसकी रिपोर्ट आने पर कई चेहरे सामने आएंगे। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं तो आप कृषि विभाग में ऑफिसर बनकर के रोजगार पा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। जब बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मार्च है। जो भी इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं वो बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी भर्ती 2024 के जरिए कुल 318 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इन पदों
के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू हुई थी। आपको बता दें कि बीपीएससी के जरिए कुल 318 पदों पर बहाली की जा रही है, जहाँ इसमें से 110 पद विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए अलग रखी गई है। आपको बता दें कि बीपीएससी के जरिए ऑफिसर बनने की योग्यता उम्मीदवारों के पास किसी भी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से साइंस विषय यानी कि विशेष रूप से हॉर्टिकल्चर साइंस में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। इसमें आयु सीमा के बारे में बात किया जाए तो बिहार बीएचओ भर्ती 2024 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवार की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 21 क्रमश 37 वर्ष है, यानी कि कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 37 साल होनी चाहिए। वहीं पर उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आवेदन शुल्क के तौर पर 750 रुपए का भुगतान करना होगा। जो भी उम्मीदवार बीपीएससी की इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं जो उनका चयन लिखित परीक्षा और फिर इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसमें सैलरी के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें सैलरी के तौर पर 25,500 रुपए से लेकर के 81,100 रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले जदयू को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जदयू के एक नेता ने पार्टी छोड़ दिया है और आरजेडी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने मंगलवार को अपना पद त्याग पत्र दिया है अपना पद से। इसे लेकर के डॉक्टर कुमार ने बताया है कि पार्टी में प्रजापति समाज को राजनीतिक स्तर पर उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कुम्हरार प्रजाति समन्वय समिति के नेतृत्व में पटना के बापू सभागार में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे समाज को उपेक्षा करते हुए इसमें शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि इन सभी कारणों से आहत होकर के मैं इस्तीफा दे रहा हूं। दोस्तों, बिहार की एक महिला अफसर ने लाखों महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। अब इस महिला अफसर की हर तरफ तारीफ हो रही है। आपको बता दूं कि कम पढ़ी लिखी होने के कारण घर के काम और फिर बच्चों के लालन पालन तक सिमटी महिलाओं को बस दिशा और प्रोत्साहन की जरूरत थी। इसे देने का काम किया बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की जीविका की जिला कार्यक्रम प्रबंधक अनीशा गांगुली ने। आज उनके प्रयास से जिले में 52,000 सामूहिक समूह से जुड़ करके 6 लाख से अधिक जीविका दीदियां रोजगार कर रही है। इनमें वे दीदियां भी हैं जो परंपरा से हट करके रोजगार के नए क्षेत्र से जुड़ी है। इसमें कई दीदियां उद्यमी बन गई है। इस महिला अधिकारी ने महिलाओं के रोजगार के लिए कई ऐसे काम किए हैं जो मिसाल बन गए हैं। ऐसी बेहतर कार्य के लिए अनीशा को साल 2023 में राज्य सरकार की ओर से नायिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 साल पहले जिले में डीएसपी का कार्यभार संभालने के बाद अनीशा ने पहले घर तक पहुंच करके महिलाओं में इच्छा शक्ति जगाई कि वे कुछ कर सकती है। इसके बाद घर के आसपास ही छोटे मोटे काम की शुरुआत कराई, या कुछ ही समय में दायरा बढ़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना लेदर क्लस्टर से दीदियों को जोड़ने का काम किया। 4 दिसंबर 2022 को शुरू इस क्लस्टर से लगभग 800 दीदियां जुड़ी। जब बैग निर्माण से जुड़े हुए इस क्लस्टर की 42 यूनिट काम कर रही है। यूनिट हेड दीदियां अब उद्यमी बन गई है। एक साल में 1 लाख से अधिक बैग का उत्पादन हुआ, तो फिर एक दीदी को मेहनत के हिसाब से 15 से 20,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिल रही है। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है बिहार से। बड़ी खबर यह है कि निर्वाचन आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद बिहार सहित 6 राज्यों में नए गृह सचिव तैनात किए गए हैं। बिहार में 1991 बैच के आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत नए गृह सचिव होंगे। जहां हालांकि इस संबंध में अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यह प्रत्यय अमृत भी सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर सीएम नीतीश कुमार के करीबी आईएएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ हटाए गए थे। दूसरी तरफ 1996 बैच के आईएएस अधिकारी वंदना डाडेल झारखंड की नई गृह सचिव बनाई गई है। आपको बता कि बिहार के गोपालगंज जिले में जन्म लेने वाले प्रत्यय अमृत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे अपने काम को लेकर के अक्सर चर्चा में रहते हैं। प्रत्यय अमृत ने अपने कड़ी मेहनत और फिर काबिलियत की बदौलत बिहार में विकास कार्य को संभव बनाया है। दोस्तों, हैकरों द्वारा तरह तरह के मैसेज भेज करके आपके मोबाइल को हैक करके आपके बैंक अकाउंट खाली कर दे रहे हैं। जब बहुत सारे एसएमएस आते हैं उसमें से आपको पता नहीं चलता है कि आखिर कौन सा एसएमएस सही है, कौन सा गलत है, कौन सा एसएमएस हैकरों द्वारा भेजा गया है। ये आप बहुत ही आसान तरीके से आप जांच सकते हैं, जो हम आपको भी बताएंगे उस तरीके से। तो आपको बता दूं कि त्योहारी सीजन आते ही लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए हैकर्स नए नए तरीके अपनाते हैं। जब पिछले साल भारत में हजारों लोग फर्जी कॉल्स मैसेज के जाल में फंस करके अपने करोड़ों रुपए गवा दिए। अगले सप्ताह होली का त्यौहार है। ऐसे में हैकर्स यूजर्स को ईमेल, मैसेज या फिर व्हाट्सएप आदि के जरिए ऑफर्स के साथ फर्जी लिंक भेजना शुरू कर दिया है। जहां भोले भाले यूजर्स फ्री ऑफर्स के लालच में हैकर्स द्वारा भेजे गए लिंक को क्लिक करके अपनी कमाई लुटा देते हैं। जहां अगर आपके पास भी मैसेज में ऐसे ही ऑफर या फिर गिफ्ट के नाम पर कोई लिंक आया तो फिर उस पर भूल कर भी क्लिक ना करें। जहां अनजान नंबर से आने वाले मैसेज में दिए गए लिंक की
आप चुटकियों में जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं होगी, आप ऐसे लिंक को खुद से जांच कर सकते हैं। जो वायरस टोटल नाम से एक वेबसाइट है जो फर्जी फाइल्स, यूआरएल आदि को चेक कर सकती है। आपको बता दूं कि इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, वहां पर दिए गए फाइल्स यूआरएल और फिर सर्च ऑप्शन में यूआरएल पर आपको रिसीव हुए मैसेज में लिंक को पेस्ट कर देना होगा, कॉपी पेस्ट करना होगा। लेकिन आप ध्यान रहे कि लिंक ओपन ना हो, सिर्फ कॉपी हो। इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए यूआरएल ऑप्शन में जाकर के लिंक को पेस्ट कर दें। इसके बाद इंटर दबाएं। इसके बाद लिंक का विश्लेषण शुरू हो जाता है। जब कुछ समय बाद रिजल्ट आएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा चेक किया गया लिंक क्लीन या फिर इन्फेक्टेड है। इस तरह से आप किसी अनजान लिंक की जांच खुद कर सकते हैं। हालांकि एक सामान्य सलाह यह भी है कि किसी भी अनजान नंबर से आने वाले मैसेज, कॉल्स या फिर ईमेल आदि पर कभी भी क्लिक ना करें। साथ ही साथ फेस्टिवल सीजन में यानी कि त्योहारी सीजन में मिलने वाले फ्री गिफ्ट ऑफर्स आदि से बचें। बिना वेरीफाइड चैनल से आने वाले किसी भी मैसेज पर आप ध्यान ना दें। साथ ही साथ ऐसे किसी भी कॉल्स को भी इग्नोर कर दें। दोस्तों, आप जो पानी पी रहे हैं क्या वो पानी साफ है? क्या वो पानी पीने लायक है? क्योंकि आप जो पानी पी रहे हैं आपको नहीं पता है कि आखिर ये पानी पीने लायक है या नहीं, लेकिन आप पीते जा रहे हैं। होता क्या है, बाद में जाकर के आप बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन आपको तब भी पता नहीं चल पाता है कि आखिर हम जो बीमार पड़े हैं तो किस वजह से पड़े हैं। लेकिन हकीकत में होता है कि आप पानी पीने की वजह से बीमार पड़े होंगे। तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आप जो पानी पी रहे हैं वो पानी सही है या नहीं, आपके लिए सही है या नहीं। या आप घर बैठे खुद से चेक कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, किसी भी डिवाइस या फिर मशीन की जरूरत नहीं पानी चेक करने के लिए। तो आपको बता दूं कि 22 फरवरी को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जब धरती 70% पानी से घिरी हुई है, जिसमें से पीने योग्य पानी लगभग 3% ही है। जब भारत में पीने वाले पानी की मांग अधिक है, लेकिन पूर्ति संकट बढ़ रहा है। 1.4 अरब से अधिक की आबादी के बावजूद भी भारत के पास यानी कि 140 करोड़ से अधिक की आबादी भी भारत के पास दुनिया के ताजे जल संसाधन का केवल 4% ही है। वहीं पर विकास के लिए तेजी से बढ़ रही फैक्ट्रियां और जनसंख्या के कारण जो पानी के सीमित संसाधन हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वहीं पर विश्व जल दिवस के मौके पर कुछ आसान तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि जो पानी आप पीते हैं वह कितना शुद्ध है। यानी कि पीने वाली पानी की गुणवत्ता की जांच घर पर ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। आपको बता दो कि इसके लिए आपको पानी का रंग देखना होगा। जहाँ एक कांच के गिलास में पानी लेकर के उसका रंग देखें, अगर जल का रंग पीला या फिर भूरा हो तो फिर उसमें किसी तरीके का कण जरूर नजर आ रहा है, तो फिर आप समझ जाएं कि पानी लो क्वालिटी का है। अगर घर पर वाटर फिल्टर लगा हुआ है और उसमें भी ऐसा ही पानी आ रहा है तो फिर हो सकता है कि वाटर फिल्टर को सर्विसिंग की जरूरत हो। वहीं पर दूसरे नंबर पर बात करेंगे पानी की पारदर्शिता। तो पानी के रंग के साथ ही पीने वाले पानी में कितनी पारदर्शिता है ये भी जल की गुणवत्ता बताता है।